तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी या MMRDAC, जिन्होंने कहा कि वो 2 नई हेलीपैड्स बनाएंगे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर और इनका इस्तेमाल किया जाएगा एज एयर एम्बुलेंस सर्विसेज और हाई फ्लाइंग सी स्वीट एग्जीक्यूटिव्स के लिए। अब ये क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो BKC का एरिया है, यहाँ पर कई सारे बड़े बैंक के हेडक्वार्टर्स है, कई बड़े कंपनीज के बड़े ऑफिस है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बड़े इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स का आना जाना लगा रहता है बाय रोड, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है नहीं यहाँ। लेकिन ये जो लोग आते जाते हैं ये बहुत ज्यादा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है या बहुत बड़े कंपनीज के बड़े एग्जीक्यूटिव्स है, जिसकी वजह से इनका टाइम जरूरी है और इसके लिए प्रेफरेंसेस हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचने का काफी हाई हो सकता है इस एरिया के अंदर, जिसकी वजह से ये 2 हेलीपैड्स डेवलप कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर जो है इनके मेंटेनेंस सर्विस वगैरह काम भी होगा, या बेसिक जो आप कह सकते हो एक इंफ्रा होता है हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस चलाने का, वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। MMRDA ग्राउंड्स के ऊपर ही काम किया जाने वाला है। साथ साथ एक सिमिलर प्लॉट जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बनाने के लिए भी किया जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जल्दी टेंडर्स इनवाइट करेंगे उन कंपनीज के लिए जो हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं, और ये एक प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाया जा रहा है, जहां पर बेसिकली MMRDA को उम्मीद है कि ये हेलीपैड्स बन जाने की वजह से हर साल करोड़ों रुपए का रेवेन्यू ये जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि MMRDA जो भी कंपनीज होंगी उनको इनका यूज करने के लिए लाइसेंस वगैरह देंगे। इसके साथ साथ अगर चीजें सक्सेसफुल होती है तो मुंबई के कई दूसरे ऐसे जो आप कह सकते हो रिच वाले एरियाज है, वहां पर प्रॉपर्ली डेली बेसिस पर हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो पाए, उसके हिसाब से सर्विसेज शुरू होगी। अब देखते हैं ये चीजें कैसे आगे बढ़ेगी। अगली खबर दोस्तों रही नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया या नैना से अंतर्गत, जहां पर डिक्लेयर करने के बाद में जो सो गई गवर्नमेंट थी, उन्होंने फाइनली कुछ टेंडर्स इन्वाइट किए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों जो लोग नहीं जानते तो मुंबई का जो नया एयरपोर्ट बन रहा है नवी मुंबई में, उसके पास में एक बहुत ज्यादा बड़ा एरिया एज डेजिग्नेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, जहां पर कई कंपनीज ने प्लॉट्स ऑफ लैंड खरीद रखे हैं, जहां पर रिलायंस भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन अब तक ये बैरन लैंड है, कुछ यहाँ पे काम नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर यूटिलिटीज पहले बनाना जरूरी है। जो अभी जो प्रोजेक्ट का डिक्लेरेशन हुआ था ऑलमोस्ट 10 साल पहले, उसके बाद में अभी इसके टेंडर्स इन्वाइट किए गए हैं डेवलपमेंटल वर्क्स करने के लिए। यहाँ पर रोड, फुटपाथ, SW ट्रेन्स और जो दूसरी बेसिक एमिनिटीज होती है स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, उनके लिए टेंडर्स इन्वाइट किए गए हैं। यहाँ पर टेंडर्स के अभी लोग बिडिंग करेंगे और बाद में यहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज बनने के बाद हमें प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी शुरू होते हुए नजर आ सकता है एक नए ऑफिस एंड इंडस्ट्रियल एरिया। अगली जो खबर आ रही है वो है उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड से, जिन्होंने अनाउंस किया है जदुंग जो विलेज है उत्तराखंड के बहुत ही ज्यादा एक बॉर्डर विलेज पे, जो एक विलेज है उत्तराखंड के बहुत ज्यादा बॉर्डर पे तिब्बत के साथ, वहां पर वो इसे एज एन टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करेंगे, जहां पर एस्ट्रो टूरिज्म, नेचर कैंप्स, हाइकिंग, सस्टेनेबल टूरिज्म, इन जैसी चीजों को डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों ये जगह वो है जहां पर इंडो चाइना वॉर के दौरान यहाँ पे बहुत चीजें देखी गई थी। वन ऑफ द एपिसेंटर्स ये था वॉर का, जिसकी वजह से काफी कहानियां हैं, काफी स्टोरीज है, जिसके बेसिस पर यहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो सकता है और गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करने वाली है। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि गगनयान का अनक्रूड मिशन 2024 के इलेक्शंस के पहले कर सकती है, ऐसी खबरें हमें मिल रही है। और जो S सोमनाथ जी है चेयरमैन इसरो के फिलहाल के, उनके द्वारा ये चीज कही गई है। तो दोस्तों ये थोड़ा ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ में लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है किसी भी इतने स्पेशली इंपॉर्टेंट मिशन को एग्जीक्यूट जल्दबाजी में करने के लिए। हाँ, काम बहुत लंबे समय से चल रहा है इसके ऊपर, और प्रोबेबली अगर चीजें सही जाती है तो हमें अनक्रूड मिशन अगले साल देखने के लिए मिलेगा, जो वैसे कुछ साल पहले होने की अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन फिर भी ये चीजें होगी नहीं होगी ये एक्चुअल में डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है इतना आसान नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप काम इनका नहीं होता। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडियन रेलवे से, जिन्होंने कहा है कि वो एक प्रोजेक्ट में से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो उनका पहले वाला प्लान था उसमें से ड्रॉप वो लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि वो 12,000 करोड़ रुपए रेस करे रेलवे के अंतर्गत एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए, लेकिन अभी डिसाइड किया गया है कि उन्होंने कुछ इश्यूज के चलते यहाँ पर डिसाइड किया कि वो खुद के पैसों से ही, जो उनके पास में आप कह सकते हो इन हैंड पैसा है, उसको इस्तेमाल करते हुए इसे बनाएंगे। तो ये एक 371 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है सोनानगर से लेके न्यू अंदल के बीच का, जो रेलवे ने कहा है कि वो अकेली ही डेवलप करेगी। अब वैसे इतना क्लियर नहीं है क्यों नहीं हो रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है PPP में इतना फीजिबल नहीं था, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद में भी ये फेल हो रहा था पैसे रेज करने के लिए, जिसके कारण ऐसा इसे बनाने का डिसीजन दिया गया है। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UADAI, जो आधार कार्ड वगैरह संभालती है, और इन्होंने पार्टनरशिप की है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में, जहां पर eKYC प्लेटफॉर्म्स के अंदर अभी सेटलिंग जो है डायरेक्टली हो पाएगी, और जितने भी रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज है यहाँ पर काम हो जाएगा, और ये सब कुछ ऑब्वियसली ऑनलाइन होने वाला है। तो दोस्तों अब जानते हो कि कई बार हमें KYC करना पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कभी फोटो, कभी वीडियो, कभी कभी एक्चुअल में जाके बैंक में हमें डॉक्यूमेंट्स देने भी पड़ते हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह देने पड़ते हैं।
है। करेंटली दोस्तों एक सिस्टम बनाया गया था कुछ सालों पहले जहाँ पर जो एक्चुअल में कंपनीज है वो खुद बायोमेट्रिक स्कैनर्स वगैरह रख सकती थी, आपकी उंगली वगैरह वो लेती है तो वहाँ पे वो सब कुछ डेटा आ जाता था। लेकिन बाद में फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था जहाँ पर कहा गया था कि प्राइवेट कंपनीज को आधार कार्ड का डेटा एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, वो पिंग नहीं कर सकते वगैरह, तो वो सब बंद करना पड़ा था। लेकिन इसी को आप कह सकते हो दूसरे तरीके से घुमाते हुए अभी ये डिसीजन लिया गया है जहाँ पर जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो डायरेक्टली ऑनलाइन गवर्नमेंट करके देगी सारे फाइनेंशियल एंटिटीज के लिए। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से फ्रॉड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो है डेटा पूरा डायरेक्टली मैच होगा, वेरिफिकेशन होगा, चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट बनेगी। इसके अलावा ज्यादा बड़े स्केल पर इसका इस्तेमाल हो पाएगा जो फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए ज्यादा जरूरी है। अगली दूसरी खबर जो आ रही है वो है नोएडा अथॉरिटी से, जिन्होंने कहा है कि वो फार्मर से डायरेक्टली लैंड खरीदेंगे अपने न्यू नोएडा प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों सिटी का एक्सपेंशन प्लान है, सिटी बढ़ती है तो और जो प्लान सिटीज है तो ये ऑब्वियसली चीजें जमीनें खरीद के बाद में उसको बना दी है। और इन्होंने कहा है कि वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को बाईपास करते हुए ये लैंड खरीदने का काम करेंगे। और एक बोर्ड मीटिंग जो हुई थी उसके दौरान डिसीजन लिया गया। अगली दोस्तों खबर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर से, जिन्होंने इनॉग्रेट किए हैं कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तमिलनाडु के अंदर। और यहाँ पर जो मेन प्रोजेक्ट हुआ है वो है चेन्नई और कमर्जर पोर्ट्स का एक्सपेंशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर 148 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट थे जिसकी वजह से दोनों पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ी है। और दोस्तों इंडिया रशिया के बीच में बहुत लंबे समय से बातें चल रही है कि चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर खोला जाएगा जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच की ट्रेड बढ़ पाए। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर ये काम भी होना शुरू होने वाला है। अगली दूसरी खबर जो आ रही है वो है न्यू दिल्ली से, जहां पर अनाउंस किया गया है कि लेह रीजन के अंदर देश का पहला ग्रीन हाइड्रोकार्बन माइक्रो ग्रिड बनाया जाएगा। तो बेसिकली कुछ मेजर हाइड्रो पावर कंपनीज यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाएंगी 25 किलोवाट के। इसके बाद में ये जो पावर है वो अलची सी लेह में पहुंचाई जाएगी जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। ऑब्वियसली क्लीन होगा विदाउट एनी कार्बन एमिशंस। और फिर रिमोट ऑफ ग्रिड लोकेशन पर इसे पहुंचाया जाएगा जहां पर इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया जाएगा। तो लेह लद्दाख आप जानते हो इको सेंसिटिव जोन है, हम कोयले के पावर प्लांट्स वहां पे लगाना सही नहीं समझेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सोलर वगैरह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपमेंट होना यहाँ भी जरूरी है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का भी एक ऑप्शन अभी करने वाले हैं गवर्नमेंट के साथ। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है माइक्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो आप जानते हो ये कंपनी भी सेमीकंडक्टर मेकिंग स्पेशली स्टोरेज रिलेटेड सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत ऊपर है। और इन्होंने एक बहुत पहले एमओयू साइन किया था इंडिया के साथ में कि इंडिया में वो चीजें बनवाएंगे। और अभी ये चीज एक और स्टेप आगे पहुंच गई है जहां पर गवर्नमेंट बहुत क्लोज आ गई है अप्रूवल के सोर्सेस के हिसाब से, जहां पर माइक्रोन भारत में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकिंग ये काम कर पाएगी। और इसके लिए $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो करने वाली है। दोस्तों दुनिया की 5th लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी ये है, यूएसए बेस्ड कंपनी है। और इसके बाद में इंडिया का सेमीकंडक्टर जो मिशन है वो एक और स्टेप आगे बढ़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, लेकिन जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसके अंदर टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईटेक चीज होती है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर एक अप्रोक्सीमेट फेलियर रेट होता है। जो चिप्स होते हैं उनको टेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो टेस्टिंग भी एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पर ऑब्वियसली टेस्टिंग के बाद में यहाँ पर जैसे मैंने कहा मार्किंग, पैकेजिंग एंड असेंबली का काम भी वो करेंगे। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो सूरज नाग पूछते हैं, व्हाई आर देयर ऑलवेज सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया स्टेट्स लाइक ओडिशा, तमिलनाडु, whenever a company tries to build a factory a bunch of people pops out just to stop the project. Sometimes issues tend to be genuine but often there are some shady NGOs backed by some politicians who are involved in these projects. तो देखो यार यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए, जहाँ पे डोमेस्टिक लोकल इन्वॉल्वमेंट से लेके बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये बात सच है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर जेन्युइन प्रोटेस्ट होता है जेन्युइन इश्यूज की वजह से, और उनको रिजॉल्व करना भी जरूरी है। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट जो सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोटेस्ट होता है वो किसी के द्वारा बैकअप होता है। अब रीजंस की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव कंपनीज जो है देश के अंदर या देश के बाहर, वो अपने दूसरे कंपनीज को यहाँ से बेस ना वो बना पाए, ठीक से एक्सपांड वो ना कर पाए, इसके लिए ऐसे काम कर सकती है। इश्यू दूसरा हो सकता है जियो पॉलिटिक्स का। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर पे अगर कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है तो चाइना को पसंद नहीं आएगा तो वो भी ऐसी चीजें कर सकता है। हमारे अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनके अंदर ये फॉरेन फंडिंग देखी गई है, चाहे वो हमारा कॉपर प्लांट क्यों ना हो। और कोर्ट में भी ये बात साबित हो गई है जिसके बाद में इसके अप्रूवल्स वगैरह हो सकता है, लेकिन जो नुकसान वगैरह हो गया वो हो चुका है। इसके अलावा लोकल लेवल पे दोस्तों जो रीजंस होते हैं वो पेटी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पॉलिटिशियन को जो अपना कट या कमीशन चाहिए वो अगर नहीं मिलता है तो उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एनजीओ बनाकर जो है प्रोटेस्ट वगैरह शुरू कर दी, मीडिया अटेंशन लिया है और वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है उनकी डिमांड्स पूरा करने के लिए। ये चीज़ें ईजी होती है। आप ज़्यादातर प्रोटेस्ट साइट्स के वीडियोस अगर देखोगे तो जो एक्चुअल में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं लोग, उनको नहीं पता होता कि वो किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करें, क्योंकि आप जानते हो इंडिया के अंदर पॉवर्टी कई जगहों पर इतनी ज़्यादा है कि ईजिली मैन पावर खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और एनजीओस इसके लिए हमेशा इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि जो इमेज परसेप्शन बनता है वो बहुत अच्छा है। अब FCRA लॉज आने के बाद में हुआ ये है कि फॉरेन का पैसा एनजीओ में आना बहुत मुश्किल हो गया और कई ज़्यादा रोना धोना उसी की
वजह से चल रहा है इंटरनेशनली, क्योंकि ये एनजीओज जो हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट्स को 30-30 साल 15-15 साल डिले कर देते थे, वो अभी ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पैसा नहीं ला पा रहे, पैसा चाहिए होता है इन चीज़ों के लिए। तो बेसिकली ये रीजंस होते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, फॉरेन जियोपॉलिटिक्स वाले इश्यूज हो, फॉरेन फंडिंग किसी लोकल चीज़ों के हिसाब से हो, या पॉलिटिक्स, या फिर आप कहे तो पॉलिटिकल करप्शन, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मैटर कर रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो #आस्पिड के साथ में सवाल। अगर आपके पास में कोई न्यूज़ है देने के लिए तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। साथ साथ वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मिलेंगे नए वीडियो में।